सिया, सिया कब निकलोगी? जल्दी करो, कब से तैयार हो रही हो लेकिन अभी तक तैयार नहीं हो पाई। ईशान, बस 5 मिनट, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुरंत आती हूँ। सिया और ईशान की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी और दोनों की दोस्ती वहां से शुरू हो गई। वे दोनों अपने गांव से दूर शहर में रहकर जॉब करते थे। दोनों का व्यवहार एक दूसरे से काफी मिलता है, जिस कारण दोनों में काफी बातचीत होने लगती है और अब दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। ईशान के काफी मशक्कत करने के बाद ईशान के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे दिए थे। अपने बेटे की खुशी के लिए चौधरी साहब ईशान के पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार तो हो गए थे, लेकिन वे इस हवेली में शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन ईशान की एक ही जिद थी कि उसकी शादी हवेली में ही होगी। ईशान बाबा, शहर में सब सही है ना? हाँ रामू काका, सब बढ़िया है वहाँ, क्योंकि शहर के लोग बदलना जानते हैं, आगे बढ़ना जानते हैं। आपके गांव की तरह नहीं, जो सालों पहले होता आया है वही चला आ रहा है। ईशान बाबा, जो प्रथा चली आ रही है वो तो मानना ही पड़ता है। खैर छोड़िए, चौधरी साहब आपको देखकर बहुत खुश होंगे। पूरे रास्ते में ईशान रामू काका से बात करते आ रहा था, लेकिन सिया तो अपने फोन में ही लगी हुई थी। तभी ईशान सिया का फोन खींचते हुए बोलता है, अरे सिया, तुम क्या कर रही हो इस फोन में? जब से हम बेंगलुरु से निकले हैं तब से देख रहे हैं तुम इसी फोन में लगी हुई हो। अरे भाई, ऐसा क्या है उस फोन में जो हम में नहीं है? ईशान, अब शरारत करने की कोशिश मत करना। मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, बहुत अच्छी है। तुम जानते हो ना, सफर करते हुए मुझे स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छा, अरे वाह, हमें भी सुनाओ जरा, हम भी तो सुने कि कैसी है तुम्हारी स्टोरी। तुम रहने ही दो, क्योंकि ये एक हॉरर स्टोरी है, तुम डर जाओगे। हाँ, मैं और डर जाऊंगा? तुम मुझसे कह रही हो? और मैडम, तुम क्या डरती नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब बकवास बातें हैं। ईशान भूत प्रेत चुड़ैल को बिल्कुल नहीं मानता था। इस तरह की बातों को वो अफवाह मानता था। लेकिन ईशान के गांव में लोग भूत प्रेत चुड़ैल जैसे इन तमाम चीजों से बहुत डरते थे। यहाँ तक कि हवेली के लोगों को भी खौफ था। सिया हॉरर स्टोरी पढ़कर ईशान को सुनाने लगती है। ईशान, ये देखो, भूतों के भी कितने सारे नाम होते हैं। ये सक्षिणी क्या होती है? सिया के इतना नाम लेते ही गाड़ी वहीं रुक जाती है। रामू काका सिया की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखकर बोलते हैं, छोटी बहुरानी, आपने साक्षिणी का नाम लिया और गाड़ी बंद हो गई। ईशान बाबा, आप लोग शादी करने जा रहे हैं, उसका नाम मत लो, क्योंकि अगर वो हम सबके पीछे पड़ गई तो उससे बचना नामुमकिन होगा। क्या रामू काका, आप भी बिल्कुल बदले नहीं हैं। आप अभी भी भूत प्रेत चुड़ैल और साक्षिणी को मानते हैं। ये सब एक तरह की अफवाह होती हैं, जो लोगों के मन में डर सा बना देती हैं कि कुछ भी हुआ तो उसके पीछे कोई चुड़ैल का हाथ है। रामू काका ईशान को समझाना चाह रहे थे कि ये सब बातें अफवाह नहीं, लेकिन ईशान कहाँ किसी का सुनता है जो रामू काका के बातों पर यकीन करेगा। अरे अरे ईशान बाबा, बस भी करो, उसका नाम बार बार मत लो। गांव के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। आप कई सालों से शहर में रह रहे हो, इसीलिए गांव में घटित हुई सारी घटनाएं आपको नहीं पता है। सिया को रामू काका की बातों पर यकीन होने लगा था। रामू काका, तो ये साक्षिणी क्या है? बहुरानी, साक्षिणी एक चुड़ैल है। हमारे गांव के बीचों बीच एक विशाल नीम का पेड़ है और ये साक्षिणी उसी पेड़ पर रहती है। संध्या के बाद उस पेड़ के पास से कोई नहीं गुजरता और अगर कोई गलती से भी चला गया तो साक्षिणी उसका शिकार कर देती है। और तो और ज्यादातर वो नए जोड़ों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन ये साक्षिणी ऐसा क्यों करती है? हमारे गांव से वो चाहती क्या है?
और शादीशुदा लोगों को ही अपना निशाना क्यों बनाती है? अब बेटा ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे गांव में इस साक्षिणी ने बहुत तबाही मचा रखी है। सिया को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ईशान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिया थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहती थी। वो खिड़की से बाहर जंगल की ओर देखने लगती है। तभी उस पर एक काली बिल्ली झपटने की कोशिश करती है। सिया चिल्ला उठी, बिल्ली! ये काली बिल्ली मुझे नोच लेती। भला मैं बच गई, वरना आज तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। ये सब देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि एक बिल्ली सिया के ऊपर क्यों झपटी। सिया, तुम्हें लगी तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? सिया घबराई हुई लहजे में बोलती है, हाँ ईशान, ठीक हूँ मैं। रामू काका, घर कितना दूर है यहाँ से? बस बहुरानी, अब थोड़ी ही देर में पुल पार करके अपने गांव की तरफ जाने वाली रोड पकड़ लेंगे और वहाँ से हमें 4 घंटे और लगेंगे हवेली पहुँचने में। और आपको डरने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। हमें आते वक्त में चौधरी साहब ने अभिमंत्रित की हुई ताबीज दी थी हम सबकी सुरक्षा के लिए। इतना कहकर रामू काका ताबीज को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ताबीज तो कहीं था ही नहीं। अरे रामू काका, देखिए वही कहीं होगा, मिल जाएगा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ताबीज ही तो था, नहीं मिला तो क्या ही हो जाएगा। पुल पार करते ही ड्राइवर गाड़ी को फास्ट चलाने लगता है। रात के करीब 1 बज रहे थे और अचानक रोड के बीचों बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे। जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट उसके ऊपर पड़ी, उसका भयानक रूप और सफेद साड़ी पर लगे खून के धब्बे सबको साफ नजर आ रहे थे। तभी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई, लेकिन शुक्र था कि किसी को कुछ हुआ नहीं। गाड़ी के अंदर सब लोग डर के मारे सहमे हुए थे। ईशान बाबा, बहुरानी, आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ काका, हम लोग ठीक हैं, लेकिन वो औरत कहाँ गई? अभी तो यही थी। ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। यहाँ रुकना हम सबके लिए ठीक नहीं होगा। ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से घुमाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी के शीशे पर खून से सने हाथों के निशान दिखाई पड़े। सबकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट हुआ और ड्राइवर गाड़ी को तेजी से भगाते हुए वहां से निकल गया। कुछ दूर जाकर सबने चैन की सांस ली। ईशान, ये सब क्या था? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सिया, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। देखो, अभी हम हवेली पहुंचने वाले हैं और ऐसे उदास रहोगी तो सब लोग क्या कहेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, मूड ठीक कर लो और बीती बातों को फिर से मत दोहराओ। थोड़ी ही देर में गाड़ी हवेली पहुंच जाती है। सिया और ईशान के स्वागत में कोई कमी नहीं हुई थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वाह ईशान, हवेली कितनी बड़ी है! तुमने कभी बताया नहीं कि मेरा ससुराल इतना बड़ा है। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए नहीं बताया। सिया और ईशान दोनों चौखट पर खड़े थे। ईशान की माँ आरती की थाली लिए मुस्कुराते हुए आ रही थी। चौधराइन ने उन दोनों की आरती की। हवेली में सारे लोग बहुत खुश थे। आज इतने दिनों के बाद ईशान अपनी हवेली आया था। हवेली के अंदर घुसते ही सिया पूरी हवेली को देखे जा रही थी। उसे हवेली बहुत पसंद आई थी। तभी वहां चौधरी साहब आ जाते हैं और बोलते हैं, ईशान बेटा, बहुत खुशी हुई आपको इस हवेली में देखकर। आपके ना होने से हवेली भी वीरान नजर आती थी। बहुत सालों बाद इस हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया है, सिर्फ आप दोनों की आने की खुशी में। हम कल ही पंडित जी से आप दोनों की शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। इधर चौधराइन मीठी से बोलकर सिया को उसका कमरा दिखाने के लिए बोलती है। चलिए छोटी बहू रानी, हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं। सिया अब थकान की वजह से सो जाती है।
तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही थी। सिया उठ जाती है और बोलती है, कौन है? ईशान, तुम हो क्या? दरवाजा खोलते ही सिया के कानों में पायल की घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही थी। सिया घुंघरू का पीछा करने लगती है। आंगन में जाते ही घुंघरू की आवाज गायब हो जाती है। अभी तो आवाज यहीं से आ रही थी, अचानक ये आवाज सुनाई देना बंद कैसे हो गई? सिया अपने कमरे में आ जाती है। कौन हो? कौन हो तुम? बचाओ, बचाओ, ये मार देगी मुझे। मुझे मत मारो, बचाओ, बचाओ। आह, कितना डरावना सपना था। मुझे तो लगा आज मैं मर ही जाऊंगी। सुबह होते ही सिया को एक बूढ़ी औरत घूर रही होती है। सिया को अजीब लगता है। तब तक वो औरत उसके सामने आ जाती है। भाग जाओ यहाँ से। वो आएगी और सबको मार देगी। कौन है आप? आप ये क्या बोल रही हैं? और ऐसा क्यों बोल रही हैं? ईशान, ईशान, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ सिया? कोई भी तो नहीं है यहाँ। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। एक बूढ़ी औरत थी, पता नहीं क्या बोले जा रही थी। ईशान, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं सिया। हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हें अकेले कमरे में सोना नहीं पड़े। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो भी शादी करेगा वो मरेगा। अब सिया अपने कमरे में आ जाती है और कमरे के दीवार पर लगी तस्वीर को निहारने लगती है। ये तो ईशान की दादी जी हैं। कितनी सुंदर लग रही हैं। लगता है जब वो शादी करके आई थी तब की तस्वीर है। लेकिन मैं कैसे लगूंगी? अरे, ये तो शादी का जोड़ा है। पायल, चूड़ी सब रखा हुआ है। लगता है मीठी पहले से ही रख दी है। अब तो मैं पहनकर देख ही सकती हूँ मैं दुल्हन के रूप में कैसी लगूंगी। कौन है? कौन मुझे छुप से देख रहा है? डरते हुए सिया उस परछाई को देखने की कोशिश करती है। ये कौन है? हूबहू मेरे जैसा ही शादी का जोड़ा पहनी है। ये तो एकदम मैं ही लग रही हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है। जब से रामू काका की बातें सुनी है तब से मेरे दिमाग में वही सब बात घूम रही है। अगले दिन हवेली को और भी अच्छे से सजा दिया गया था। मंडप भी तैयार था। आज सिया और ईशान की शादी होने वाली थी। तभी एक बुढ़िया आई और हवेली को घूरते हुए बोली, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ शादी हो ही नहीं सकती। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। हवेली के लोग उस बुढ़िया को वहां से भगा देते हैं। बुढ़िया अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। दूल्हा बने हुए ईशान दुल्हन के बगल में बैठ जाता है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। अचानक से हवेली की सारी लाइट ऑफ हो जाती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। ईशान, ईशान! बहू रानी, तुम यहाँ हो तो मंडप में ईशान के साथ कौन बैठी है? सिया, तुम तो फिर ये कौन है? ईशान, वहां से भागो। वो चुड़ैल है। उसने मुझे मारने की कोशिश की है। उसके हाथों में चाकू है। वो तुम्हें भी मार देगी। इतना कहकर सिया वहीं गिर पड़ती है। सिया, सिया उठो। सिया, सिया, सिया उठो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। अरे, ये सब क्या हो गया? लगता है वो वापस आ गई। अब सब अनर्थ हो जाएगा। वो नहीं छोड़ेगी किसी को। ईशान डर के मारे उसके आगे घुटने टेक लिया था और हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहा था। छोड़ दो हमें, प्लीज हमें जाने दो यहाँ से। कौन हो तुम और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? राधिका, मैं राधिका हूँ। अपने माँ बाप से जाकर पूछ चौधरी साहब से कि मैं कौन हूँ।
ईशान को चुड़ैल वहीं पटक देती है और गायब हो जाती है। आवाज सुनते ही चौधरी साहब और चौधराइन भागते हुए ईशान के पास जाते हैं। ईशान बेटा तुम ठीक तो हो ना? जल्दी से तुम सिया के पास जाओ, वो बहुत घबराई हुई है। उसे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है बेटा। जाओ जाओ जल्दी। ईशान, ईशान, वो चुड़ैल मुझे तुमसे अलग करना चाहती है। वो कुछ कह रही थी, तुम उसके हो, मुझे वो नहीं छोड़ेगी। ईशान, कुछ तो राज है इस हवेली में, कुछ तो राज है इस हवेली में। हाँ घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम आराम करो, ज्यादा मत सोचो। बाबूजी, राधिका कौन है? बताइए बाबूजी, राधिका कौन है और उसके साथ क्या हुआ था? आज आपको बताना ही होगा, प्लीज बाबूजी, आपको बताना ही होगा। आपको पता है ना, गांव में इतनी सारी मौतें हो रही हैं और अब तो सिया की तबीयत भी बहुत खराब होती जा रही है। कुछ तो बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। हाँ बेटा, जब तुम 8 साल के थे और राधिका 7 साल की, तो तुम दोनों की हम सब ने शादी करा दी थी। शादी में राधिका के माता पिता ने हमें अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी और हमने भी ये वादा किया था कि जब राधिका 18 साल की हो जाएगी तब गौना करा के हम उसे अपने घर ले आएंगे। बाबूजी, आपने ये सारी बातें हमको एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? आपने मेरा बाल विवाह किया था। आप इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दो ईशान बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इस बात को आपने हमसे छुपाया क्यों? दरअसल बेटा, तेरी शादी के 1 साल बाद ही हमारे कारोबार में बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब हम उस गरीबी भरी जिंदगी से निकलना चाह रहे थे। हम लोग राधिका के परिवार वालों को बिना बताए ही इस गांव की हवेली में आकर रहने लगे थे। फिर क्या हुआ बाबूजी? देखिए, अब कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। तुम्हारी माँ ने हमें बताया कि हमारी हवेली में आने के 10 साल बाद राधिका और उसके माता पिता के गांव वालों ने उसे बहुत ताने मारे, बड़ी बेइज्जती की उन लोगों की। अब राधिका को बहू बनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पिता के पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और इसी चिंता में राधिका के पिता का देहांत हो जाता है। पिता के जाने के बाद राधिका की माँ के पास मरने के अलावा और कुछ चारा नहीं बचा था। एक दिन उसने खुद अपने हाथों से राधिका को जहर पिला दिया और खुद भी उस जहर को पीकर अपनी जान दे दी। आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। बाबूजी, आपके लालच ने एक हंसते खेलते परिवार की जान ले ली। छी, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि चौधरी साहब मेरे पिता हैं। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। हाँ? अरे, अब एहसास करके क्या फायदा बाबूजी? क्या फायदा है अब एहसास करके? अब बहुत देर हो चुकी है और मुझे ही इस तबाही का हल निकालना होगा। लेकिन अब एक बात तो तय है कि अब इस हवेली में मैं नहीं रहूंगा। कल सुबह ही सिया को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। इतना कहकर ईशान वहां से निकल जाता है। नहीं ईशान, रुक जा बेटा। कौन है वहाँ? चैन? ये चैन तो ईशान की शादी में राधिका के माता पिता ने हमें दी थी, लेकिन हमने तो इसे बेच दिया था, तो फिर ये कहाँ से आई? राधिका, मुझे माफ कर दो। देखो, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। ईशान बेटा, ईशान बेटा। हाँ? ये तो बाबूजी की आवाज है। सिया कहाँ है? मुझे सिया को बचाना होगा। सिया, तुम कहाँ हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? ईशान, मैं यहाँ हूँ। ईशान, मैं यहाँ हूँ। चलो ना, तुम मुझे ढूंढो प्लीज। ईशान, मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानोगे? तुमने मुझे ढूंढ लिया तो तुम्हारी सिया तुम्हारे पास, और यदि नहीं ढूंढा तो तुम्हारी सिया हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास।
राधिका, राधिका, राधिका रुको प्लीज, मेरी सिया को वापस कर दो। राधिका, राधिका प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज राधिका, मुझे बता दो कि सिया कहाँ है। मैं वादा करता हूँ कि सिया को मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर लेकर चला जाऊंगा। देखो राधिका, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन मुझे इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझसे ये सारी बातें छुपाई गई थी। राधिका, मुझे आज ही इस सच्चाई के बारे में पता चला है। काश मैं वो सब कुछ बदल सकता। तुम कुछ नहीं बदल सकते ईशान। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मेरी बचपन में ही शादी हुई और जवानी में मौत। हमें यही बताया गया था कि तुम मेरे पति हो और ये खेल तुमसे शुरू हुआ था ईशान, और तुम ही इसे खत्म करोगे। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी ईशान। राधिका, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मर चुकी हो और मेरी शादी सिया के साथ होनी है। तुम्हें सिया चाहिए ना? वो रही सिया। ईशान, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तुम मर चुके हो ईशान। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है।